बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था, राजस्थान के नामकरण से संबंधित पढ़ा था। और आज अपन नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र। ये टॉपिक देखिए पढ़ने में तो देखिए थोड़ा सा के हार्ड रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझना है। यानी राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र जो राजस्थान में वर्तमान में आज जिले हैं, इन जिलों से पहले ये प्राचीन क्षेत्रों में बटे हुए थे। तो देखिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र। देखिए राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी मैं जानकारी बता दूं। ये टॉपिक थोड़ा सा के हार्ड रहेगा और इस टॉपिक को आपको सबसे पहले मानचित्र पर याद करना है कि राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र में कौन से क्षेत्र का भाग आता है, कौन से जिले का भाग आता है। तो ये प्राचीन क्षेत्र में सबसे पहले आपको देखिए राजस्थान का मानचित्र वो याद करना है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में कहा था कि राजस्थान का आप मानचित्र याद कर लेना, राजस्थान के जिलों को याद कर लेना। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे राजस्थान के मानचित्र की। यहाँ से देखिए ये राजस्थान का मानचित्र और इस मानचित्र में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से राजस्थान के जिलों का नाम है वो याद रखना है और इस राजस्थान के जिलों में आपको प्राचीन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ से ये राजस्थान का भाग और इस राजस्थान में अपन को करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ से ऊपर वाले भाग से अपन चलना शुरू करते। सबसे पहले देखिए राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है योदय क्षेत्र। यानी राजस्थान में सबसे पहले क्षेत्र कौन सा है, योदय क्षेत्र है। इस योदय क्षेत्र के बारे में यदि अपन पढ़ते हैं तो योदय क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले का भाग आता था, तो यहाँ पर आपको दो जिलों का नाम याद रखना है, एक गंगानगर और दूसरा याद रखना है हनुमानगढ़। यानी गंगानगर की बात करें और हनुमानगढ़ की बात करें तो ये दो जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो प्राचीन काल में आपके सामने कौन से क्षेत्र के रूप में पढ़े जाते थे, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े जाते थे। तो यहाँ से देखिए योदय क्षेत्र जिसमें राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का भाग आता था। उसके बाद भी देखिए राजस्थान में यदि दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरा क्षेत्र है आपके सामने कौन सा, तो याद रखोगे थली क्षेत्र। इस थली क्षेत्र में आपके सामने देखिए दक्षिणी गंगानगर का भाग, उसके बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में यहाँ पर जिला है चूरू और चूरू के बाद में जिला आता है आपके सामने बीकानेर। यानी दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो राजस्थान के इन चारों जिलों की बात करें तो ये चार जिले हैं जो प्राचीन काल में आपके सामने कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े जाते थे, तो वहां पर आपको याद रखना है थली क्षेत्र। यानी थली क्षेत्र की बात करें तो थली क्षेत्र में देखिए दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले का भाग वो आता था। ठीक है, उसके बाद में थली क्षेत्र के बाद में आपको याद रखना है जांगल प्रदेश। देखिए जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश में आपके सामने कौन से जिले का भाग आता था, तो यहाँ से देखिए पहले जिला है बीकानेर और बीकानेर के बाद में यहाँ जिला है आपका जोधपुर। यानी बीकानेर और जोधपुर। तो बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है ये भाग प्राचीन काल में देखिए कौन से क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता था, तो वहां पर आपको याद रखना है जांगल प्रदेश। और इस जांगल प्रदेश के आसपास के क्षेत्र की बात करें, देखिए जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था वो आसपास का क्षेत्र देखिए कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो वहां पर आपको याद रखना है सपाद लक्स। देखिए यहाँ पर जंगल प्रदेश है, इस जंगल प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र क्या कहलाता था, सपादलक्स क्षेत्र कहलाता था। इस सपादलक्स क्षेत्र में आपके सामने राजस्थान के दो जिलों का भाग आता था।
जिसमें आपके सामने एक जिला तो आता था अजमेर और दूसरा जिला आपके सामने कौन सा आता था, नागौर। यानी अजमेर और नागौर के मध्य का जो भाग था, अजमेर और नागौर के मध्य का जो भाग था, वो भाग प्राचीन काल में सपादलक क्षेत्र के अंतर्गत पड़ा जाता था। और यदि इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी है वो देखिए क्या हुआ करते थे, तो वहां पर आपको याद रखना है आही छतरपुर। यानी इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, आही छतरपुर। और ये आही छतरपुर है, ये कहाँ का भाग था, तो याद रखोगे ये नागौर जिले का भाग था। यानी आही छतरपुर ये नागौर जिले का भाग था और ये सपादलक क्षेत्र है, इनकी ये राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ से देखिए पहले आपने याद किया था योधे क्षेत्र। देखिए मैं जिस तरीके से आपको राजस्थान के मानचित्र में जैसे कि जैसे बताता जाऊं, वैसे के वैसे आप अपनी नोटबुक में इनको बनाते रहना, इनको उतार लेना और इनको समझने की कोशिश करना। यानी सबसे पहले योधे क्षेत्र को याद करेंगे, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का भाग। उसके बाद में थली क्षेत्र को याद करेंगे, दक्षिणी गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर जिले का भाग। उसके बाद में जंगल प्रदेश में बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग। फिर जंगल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, तो देखिए आसपास का क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र, सपादलक क्षेत्र। और सपादलक क्षेत्र में अजमेर और नागौर जिले का भाग। तो यहाँ पर नागौर जिला है और यहाँ पर अजमेर जिले का भाग है। तो यहाँ पर देखिए सपादलक क्षेत्र में अजमेर नागौर के मध्य का भाग आता था और इनकी राजधानी वो क्या हुआ करती थी, आही छतरपुर नागौर। इतनी चीज याद हो गई। उसके बाद में देखिए इनसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए और कौन सा क्षेत्र आता है। देखिए यहाँ पर अगर आगे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है मांड क्षेत्र। देखिए मांड क्षेत्र की बात करें तो मांड क्षेत्र में कौन से जिले का भाग आता है, तो यहाँ पर आपके सामने जिला तो कौन सा होगा, जैसलमेर। यानी मांड क्षेत्र है, इस मांड क्षेत्र में राजस्थान के जैसलमेर जिले का भाग आता था और जैसलमेर में आपके सामने क्षेत्र है वल्ल क्षेत्र। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि मांड क्षेत्र है, इस मांड क्षेत्र में वल्ल जैसलमेर जिले का भाग है वो आता था। और उसके बाद में देखिए यहाँ से इस मांड क्षेत्र के बाद में अगले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र और आता है जिसका नाम है डुंगल क्षेत्र। देखिए डुंगल क्षेत्र की बात करें तो डुंगल क्षेत्र में भी राजस्थान के कौन से जिले का भाग आता था, तो याद रखोगे जैसलमेर जिले का भाग है वो प्राचीन काल में डुंगल क्षेत्र कहलाता था। लेकिन वल्ल जैसलमेर जिले का भाग वो प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र में आता था, मांड क्षेत्र में। ठीक है। और इस मांड या डुंगल क्षेत्र के बाद में अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र आपके सामने आता है गोडवाड़ क्षेत्र। देखिए गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो गोडवाड़ क्षेत्र में कौन से जिले का भाग आता था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र में देखिए यहाँ पर जिला है आपके सामने बाड़मेर। बाड़मेर से नीचे आपके सामने जिला आता है जालोर और जालोर से नीचे देखा जाए तो जिला आता है आपके सामने सिरोही। और सिरोही से इधर वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर जिला कौन सा आता है, पाली। और पाली के बाद में आपका ये आ जाएगा जोधपुर। तो यहाँ पर गोडवाड़ क्षेत्र की बात करें तो गोडवाड़ क्षेत्र में देखिए बाड़मेर जिले का भाग है, उसके बाद में जोधपुर जिले का भाग है, उसके बाद में जालोर जिला है, उसके बाद सिरोही जिला है और उसके बाद में पाली जिले का भाग है। तो यहाँ से आपसे ये कहा जाए कि गोडवाड़ जो क्षेत्र है, इस गोडवाड़ क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले का भाग है वो आता था, तो यहाँ पर आपको क्रम से चलना है। पश्चिमी राजस्थान में क्रम से चलेंगे तो बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है और जोधपुर। इनका भाग है वो प्राचीन काल में गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता था। गोडवाड़ क्षेत्र से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि जब लूनी नदी की बात करें, देखिए लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो अपवाह क्षेत्र देखिए कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो याद रखेंगे गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। यानी लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, तो याद रखोगे गोडवाड़ क्षेत्र। अब गोडवाड़ क्षेत्र जैसे ही आप लोगों को याद हो चुका है
तो गोडवाड़ क्षेत्र के बाद में अगला क्षेत्र आप याद रखोगे भौमट क्षेत्र। देखिए भौमट क्षेत्र की बात करें तो भौमट क्षेत्र में कौन से जिले का भाग पड़ा जाता था, तो यहाँ से भौमट क्षेत्र में देखिए सबसे पहले जिला कौन सा होगा, सिरोही जिला। सिरोही जिले से नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा आता है, उदयपुर जिला। और उदयपुर जिले के बाद में जिले की बात करें तो जिला कौन सा होगा, डूंगरपुर जिला। यानी यहाँ से डूंगरपुर जिले की बात करें, यहाँ से उदयपुर जिले की बात करें, यहाँ से सिरोही जिले की बात करें, तो ये तीनों जिले हैं, ये प्राचीन काल में आपके सामने कौन से क्षेत्र के रूप में पढ़े जाते थे, तो याद रखोगे भौमट क्षेत्र में। अब जैसे आपने भौमट क्षेत्र को याद किया कि राजस्थान का सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर जिले का भाग है वो भौमट क्षेत्र कहलाता था। लेकिन जैसे आप यहाँ से सिरोही जिले में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से आप एक क्षेत्र और याद रखेंगे, यहाँ से आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है अर्बुद क्षेत्र। देखिए अर्बुद क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो अर्बुद क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले का भाग आता था, तो याद रखोगे सिरोही जिले का भाग, यानी आबू के आसपास का जो क्षेत्र था, सिरोही जिले में जो आबू के आसपास का क्षेत्र था वो क्षेत्र प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता था, तो याद रखेंगे आप अर्बुद क्षेत्र। इसी अर्बुद क्षेत्र को आप चंद्रावती क्षेत्र के नाम से भी पुकार सकते हैं। यानी अर्बुद क्षेत्र या चंद्रावती क्षेत्र की बात करें तो इसमें आबू के आसपास का क्षेत्र व सिरोही जिले का भाग है वो प्राचीन काल में पढ़ा जाता था। जैसे आपने अर्बुद क्षेत्र को याद किया तो अर्बुद क्षेत्र को याद करने के बाद में देखिए अगले क्षेत्र को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये जिला आ गया आपका डूंगरपुर जिला। यानी डूंगरपुर जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने कौन से जिले का भाग आता है, बांसवाड़ा जिले का भाग। तो यहाँ से एक क्षेत्र आपके सामने प्राप्त होगा। यानी यहाँ से आपके सामने देखिए क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मेवल क्षेत्र। देखिए मेवल क्षेत्र की बात करें तो मेवल क्षेत्र में आपके सामने कौन से जिले का भाग आता था, तो यहाँ पर आपके सामने एक तो जिला आएगा कौन सा, डूंगरपुर जिला। और दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला आपके सामने कौन सा होगा, बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा जिले का भाग और डूंगरपुर जिले का भाग, ये भाग प्राचीन काल में आपके सामने मेवल क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। जैसे ही आपने मेवल क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का भाग पढ़ा था, इस डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है प्रतापगढ़ जिला। और इस प्रतापगढ़ जिले को जैसे ही आप याद करते हैं तो यहाँ से एक क्षेत्र आपको और याद रखना है और उस क्षेत्र का नाम है आपके सामने वागड़ या वागड़ क्षेत्र। यानी वागड़ क्षेत्र की बात करें या वागड़ क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में राजस्थान के देखिए कौन से जिले का भाग आता था, तो यहाँ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में आपके सामने कौन से क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था, वागड़ क्षेत्र के नाम से या वागड़ क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। इसी क्षेत्र को प्राचीन काल में पुष्प क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। यानी इसको नागकुंड के नाम से या नागखंड के नाम से पुकारा जाता था। यानी इसको नागखंड के नाम से, इसको पुष्प क्षेत्र के नाम से, इसको वागड़ क्षेत्र या वागड़ क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ से आपके सामने एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वागड़ का चिक्कू है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे वागड़ का चिक्कू है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे टिमरू को कहा जाता है, जिसको तेंदु के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी टिमरू या तेंदु है, इस टिमरू या तेंदु को ही वागड़ का चिक्कू कहा जाता है। और इस टिमरू या तेंदु के अगर पत्ते की बात करें तो इनके पत्तों से आपके सामने देखिए बीड़ी तैयार होती है। यानी टिमरू या तेंदु के पत्ते से क्या तैयार होती है, बीड़ी तैयार होती है। और ये टिमरू या तेंदु है, इसी को वागड़ का चिक्कू कहा जाता है। लेकिन वागड़ क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो वागड़ क्षेत्र में आपके सामने कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले का भाग
होगा। लेकिन इसी वागड़ से संबंधित आपके सामने एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वागड़ का चीकू है वो टिमरू या तेंदू को कहा जाता है, जिसके पत्ते से बीड़ी तैयार होती है। इसी वागड़ से संबंधित देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा केवल वागड़। देखिए केवल अगर वागड़ के बारे में पूछा जाए कि वागड़ किसको कहा जाता है, तो देखिए खेत है, इस खेत में जो सूखा जो ढेर होता है, यानी सूखा जो घास का जो ढेर होता है, इस घास के ढेर को ही देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे वागड़ कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है ये वागड़ क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र है या वागड़ क्षेत्र है। लेकिन केवल वागड़ पूछे या केवल ऐसे वागड़ पूछे तो वागड़ किसको कहा जाएगा, यानी खेत में चुना हुआ जो घास का जो सूखा ढेर है, उस सूखे ढेर को ही क्या कहा जाएगा, वागड़ कहा जाएगा। और उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि वागड़ का गांधी। देखिए वागड़ का गांधी है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखोगे वागड़ का गांधी है ये भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। यानी जब भोगीलाल पांड्या की बात करें तो भोगीलाल पांड्या है, इस भोगीलाल पांड्या को ही देखिए वागड़ का गांधी कहा जाता है। इस भोगीलाल पांड्या का जो संबंध रहा है वो राजस्थान के कौन से जिले से रहा है, तो याद रखोगे इसका संबंध है वो डूंगरपुर जिले से रहा है। उसके बाद में देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि वागड़ सेवा मंदिर या वागड़ सेवा मंदिर। देखिए वागड़ सेवा मंदिर की बात करें तो वागड़ सेवा मंदिर किसको कहा जाता है, तो इसी भोगीलाल पांड्या के द्वारा स्थापित है। अगर संस्था की बात करें तो उस संस्था को वागड़ सेवा मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। यानी यहाँ से वागड़ सेवा मंदिर की बात करें तो वागड़ सेवा मंदिर किसको कहा जाएगा, भोगीलाल पांड्या है, इस पांड्या के द्वारा स्थापित जो संस्था है उस संस्था को ही क्या कहा जाएगा, वागड़ सेवा मंदिर। लेकिन यहाँ से आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि राजस्थान वागड़, देखिए राजस्थान वागड़ किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को ही देखिए राजस्थान वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। यानी राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान वागड़ कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा देखिए वागड़ी के बारे में। देखिए वागड़ से शब्द बन गया कौन सा, वागड़ी। वागड़ बोलो या वागड़ी बोलो, तो यहाँ से वागड़ी के बारे में पूछा जाए तो वागड़ी किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे भेड़ की नस्ल है, इस भेड़ की नस्ल को ही क्या कहा जाता है, वागड़ी कहा जाता है। और इसी वागड़ी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि वागड़ी क्या है, तो ये भीलों की भाषा, यानी भीलों की अगर भाषा की बात करें, भीलों की अगर बोली की बात करें या उपबोली की बात करें, तो भीलों की जो उपभाषा या उपबोली है वो किसको कहा गया है, वागड़ी को कहा गया है। वागड़ी है ये भीलों की उपभाषा मानी गई है। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं इसी वागड़ क्षेत्र से। तो यहाँ से आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है इस वागड़ क्षेत्र से कि वागड़ की मीरा, देखिए वागड़ की मीरा है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे वागड़ की मीरा है वो गौरी देवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गौरी देवी को। यानी गौरी देवी है ये वागड़ की मीरा कहलाती है। यानी वागड़ की जो मीरा वो किसको कहा जाता है, गौरी देवी को कहा जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ से देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले का भाग है वो आ चुका आपका कौन से क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र के बाद में अगले क्षेत्र को देखिए याद करते हैं और उस क्षेत्र का नाम है आपके सामने मालव क्षेत्र। देखिए अगर मालव क्षेत्र की बात करें तो मालव क्षेत्र में कौन से जिले का भाग होगा, तो इधर को देखिए जिला है प्रतापगढ़ और यहाँ पर आपके सामने जिला है वो कौन सा है, तो याद रखोगे झालावाड़। यानी जब झालावाड़ जिले की बात करें और प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो इन दोनों जिलों के मध्य का जो भाग है, ये मध्य का भाग है वो प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखोगे मालव क्षेत्र। याद रखेंगे कि मालव क्षेत्र है, इस मालव क्षेत्र में आपका प्रतापगढ़ जिला और यहाँ से झालावाड़ जिला, तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले के मध्य का भाग है वो प्राचीन काल में क्या कहलाता है, मालव क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने मालव क्षेत्र के बाद में अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है जिसका नाम है आपके सामने हाड़ौती क्षेत्र। देखिए अगर आड़ूती क्षेत्र की बात करें तो आड़ूती क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग आता है, तो याद रखेंगे इधर से आपके सामने ये तो झालावाड़ जिले का भाग है, यहाँ से आपके सामने बारां जिले का भाग है, यहाँ से आपके सामने कोटा जिले का भाग है और यहाँ से आपके सामने बूंदी जिले का भाग है। यानी यहाँ से राजस्थान की ये 4 जिले आपको याद रखने। यानी सबसे पहले यहाँ पर बूंदी है, कोटा है, बारां है और उसके बाद में झालावाड़ है। तो यहाँ से 4 जिले प्राप्त होंगे। यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले का भाग है। ये चारों जिलों का भाग है। ये प्राचीन काल में आपके सामने कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े जाते थे, तो याद रखेंगे आड़ूती क्षेत्र। इसी आड़ूती क्षेत्र को देखिए हाय हाय क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी आड़ूती क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, हाय हाय क्षेत्र कहा जाता है। और इस हाय हाय या आड़ूती क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग होगा, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले का भाग। और इन चारों जिलों को आप याद रखेंगे एक सूत्र के माध्यम से, और वो सूत्र आपको याद रखना है खोजा बाबू। देखिए यहाँ से खोजा बाबू की बात करें तो खोजा बाबू है, इसमें को का मतलब आपको याद रखना कोटा, यहाँ से झा का मतलब आपको याद रखना झालावाड़, यहाँ से बा का मतलब आपको याद रखना बारां और बू का मतलब आपको याद रखना बूंदी। तो यानी आड़ूती क्षेत्र है, इस आड़ूती क्षेत्र को हाय हाय क्षेत्र कहा जाता है। इसी क्षेत्र को याद करने के लिए सूत्र काम में लेना कौन सा, खोजा बाबू। तो यहाँ से आप हाड़ौती क्षेत्र को जैसे याद करेंगे तो ऐसे याद रखना कि हाड़ौती क्षेत्र में खोजा बाबू को हाय हाय बोला गया। तो आड़ूती क्षेत्र में खोजा बाबू को क्या बोल दिया, हाय हाय क्षेत्र। इसको ऐसे याद कर लेना। उसके बाद में देखिए आगे क्षेत्र की बात करें तो आगे वाला क्षेत्र है आपके सामने देखिए डांग क्षेत्र। यानी डांग क्षेत्र की बात करें तो डांग क्षेत्र में कौन से जिले का भाग आता है, तो यहाँ से आप याद रखोगे डांग क्षेत्र। अरे हंसी के स्वाद क्या आ रही है भाई। डांग क्षेत्र, इसे डांग क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ से आपके सामने ये तो जिला है सवाईमाधोपुर का भाग, और सवाईमाधोपुर के बाद में जिला है आपके सामने देखिए करौली, और करौली जिले के बाद में यहाँ से जिले की बात करें तो ये जिला आपका कौन सा रहेगा, धौलपुर। यानी यहाँ से सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन 3 जिलों की बात करें तो इन 3 जिलों का भाग है। ये प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखेंगे ये डांग क्षेत्र कहलाता था। और इसी डांग क्षेत्र को कैसे याद रखना है, तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखना कि देखिए डांग क्षेत्र, डांग से कै दो, यानी डांग से कै दो, यहाँ से आपको कौन सा क्षेत्र याद हो जाएगा, डांग क्षेत्र। अब देखिए यहाँ से आपने डांग क्षेत्र को याद किया, और डांग को स्थानीय भाषा में देखिए क्या कहा जाता है। यानी डांग की बात करें तो डांग को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो यहाँ से आप याद रखते हैं देखिए लाठी। डांग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लाठी कहा जाता। तो इसी लाठी से आपको यहाँ से एक सीरीज याद करनी है, और ये सीरीज देखिए कौन सी हो गई, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज की बात करें तो लाठी सीरीज है देखिए ये कहाँ प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्राप्त होती है। और जैसलमेर जिले में देखा जाए तो जैसलमेर में एक तो क्षेत्र आता है आपके सामने देखिए कौन सा, पोखरण, और दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरा क्षेत्र है आपके सामने कौन सा, मोहनगढ़। यानी पोखरण और मोहनगढ़ की बात करें तो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य देखिए यहाँ पर एक भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है। यानी यहाँ पर आपके सामने एक भूगर्भीय जल की यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी है, और उस चौड़ी पट्टी को ही क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे लाठी सीरीज कहा जाता है। और इसी लाठी सीरीज की बात करें तो इस लाठी सीरीज में आपके सामने एक उपयोगी घास पाई जाती है जिसका नाम है सेवण घास। इसी सेवण घास को स्थानीय भाषा में कहा जाता है आपके सामने लेलवन।
यानी जो लाठी सीरीज है, इस लाठी सीरीज का जो विस्तार है वो कौन से जिले में, ये पश्चिमी राजस्थान में यानी जैसलमेर जिले में, और जैसलमेर जिले का पोखरण और यहाँ से मोहनगढ़। तो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य देखा जाए तो पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है, और इस चौड़ी पट्टी में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने घास पाई जाती है, और उस घास का नाम है आपके सामने कौन सा, सेवण घास। और इसी सेवण घास को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखोगे इसको कहा जाता है लिलोण। और इसी सेवण घास या लिलोण की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए लस्सी यो रूस सिंडिकोस। देखिए नाम थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। यानी सेवण घास है, इस सेवण घास का देखिए वैज्ञानिक नाम पूछा जी तो सेवण घास का वैज्ञानिक नाम वो क्या है, लस्सी यू रूस सिंडिकोस। यानी सेवण का जो वैज्ञानिक नाम है वो लस्सियोरोस सिंडिकोस है, और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लिलोण कहा जाता है, जो दुधारू पशु के लिए ये घास उपयोगी मानी जाती है। तो ये आपके सामने मैंने डांग क्षेत्र बताया था, और डांग क्षेत्र के साथ में आपने क्षेत्र याद कर लिया लाठी। देखिए जब आपने लाठी क्षेत्र को याद किया तो लाठी क्षेत्र से संबंधित आपने जब याद किया कि यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है लाठी सीरीज में, तो यहाँ से दो तीन चीजें एक साथ याद करोगे। देखिए यहाँ से मैंने बोला था आपके सामने लाठी, लाठी के साथ में आप याद रखोगे राठी, और राठी के साथ में याद रखोगे आप बाठी। देखिए लाठी राठी और उसके बाद बाठी, यानी लाठी राठी और बाठी की बात करें तो ये तीनों ही क्षेत्र हैं वो आपके सामने कौन से जिले में होंगे, तो याद रखेंगे जैसलमेर में। यानी लाठी तो आपके सामने एक सीरीज हो गई, और ये सीरीज आपकी जैसलमेर जिले में। राठी की बात करें तो राठी है ये गाय की एक नस्ल है। राठी क्या है, एक गाय की नस्ल है, और ये नस्ल सबसे ज्यादा देखा जाए तो कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। और यहाँ पर लिखा है बाटी, तो बाटी अगर शासकों की बात करें तो बाटी शासक वो कहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं, जैसलमेर के। तो यहाँ से ये एक साथ याद करोगे कि लाठी राठी बाटी, लाठी राठी बाटी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखोगे जैसलमेर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला राठी की एक गाय की नस्ल है, राठी है वो गाय की नस्ल जिसका विस्तार देखा जी जैसलमेर में। यहाँ से इस राठी से आप एक क्षेत्र और याद करेंगे, और उस क्षेत्र को आप देखिए यहाँ से याद रखोगे राठ क्षेत्र। यानी यहाँ से देखिए आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है राठ क्षेत्र। देखिए राठ क्षेत्र, यानी राठ क्षेत्र की बात करें तो राठ क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अलवर जिले का भाग। यानी यहाँ पर आपके सामने एक तहसील है जिसका नाम है मुंडावर तहसील। यानी मुंडावर तहसील की बात करें तो ये मुंडावर तहसील है, ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है, तो याद रखोगे अलवर जिले में। यानी अलवर की जो मुंडावर तहसील है ये तहसील प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पड़ी जाती थी, तो याद रखेंगे ये राठ क्षेत्र के नाम से पड़ी जाती थी। इस राठ क्षेत्र को आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान पुलिस की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राठ क्षेत्र है इसमें कौन से जिले का भाग आता है, तो अलवर जिले का भाग है। और अलवर में भी देखा जाए तो मुंडावर तहसील का भाग है। यानी मुंडावर जो तहसील है यहाँ का जो बहरोड क्षेत्र है, बहरोड क्षेत्र ये आपके सामने राठ क्षेत्र के अंतर्गत पड़े जाते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर अलवर जिले तक पहुँच चुके हैं, और इसी अलवर से देखिए यहाँ पर आगे क्षेत्र को याद करेंगे तो कौन सा क्षेत्र याद करेंगे, तो यहाँ से आपको एक क्षेत्र याद करना है मेवात क्षेत्र। देखिए यहाँ से जब मेवात क्षेत्र की बात करें तो मेवात क्षेत्र है, इस मेवात क्षेत्र को ही देखिए कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखेंगे सालव क्षेत्र। यानी मेवात क्षेत्र या सालव क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपके सामने कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ पर भी आपके सामने अलवर जिले का भाग होगा। यानी मेवात क्षेत्र है जिसको सालव क्षेत्र कहा जाता है, तो मेवात क्षेत्र में ये सालव क्षेत्र है, इसमें अलवर जिले का भाग है वो आता था।
तो अलवर जिले का भाग है ये मेवात क्षेत्र या सालन क्षेत्र में भी आ चुका है। और अलवर का जो मुंडावर जो तहसील बैरोड का भाग है ये आपके सामने राठ क्षेत्र के अंतर्गत भी पड़ा जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से अगले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है अर्जुनाइन क्षेत्र। देखिए अर्जुनाइन क्षेत्र की बात करें तो अर्जुनाइन क्षेत्र में आपके सामने अलवर जिले का भाग शामिल होगा और अलवर के बाद में यहाँ से आपके सामने भरतपुर जिले का भाग शामिल होगा। तो अर्जुनाइन क्षेत्र में अलवर का भी भाग है और यहाँ से भरतपुर जिले का भी भाग है, यानी अलवर और भरतपुर जिले का भाग है वो भाग प्राचीन काल में अर्जुनाइन क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने अगर ब्रज क्षेत्र की बात करें, देखिए ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले का भाग आता था, तो यहाँ से आप देखिए ब्रज क्षेत्र में याद रखेंगे ब्रज यानी भरतपुर और धौलपुर जिले का भाग है। ये भरतपुर और धौलपुर जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो याद रखेंगे ये ब्रज क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ से इतने क्षेत्र याद करने के बाद में आपको यहाँ से 3 क्षेत्र एक साथ याद करने, यानी जब आप यहाँ से 3 क्षेत्रों को एक साथ याद करेंगे तो पूरी की पूरी ये कंडीशन समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद में एक क्षेत्र है जिसका नाम है सूरसेन क्षेत्र। यहाँ पर हो गया आपका ये सूरसेन क्षेत्र। सूरसेन क्षेत्र के बाद में तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र है आपके सामने मत्स्य जनपद। देखिए कुरुक्षेत्र है, सूरसेन क्षेत्र है और मत्स्य जनपद है। अब यहाँ से तीनों क्षेत्रों को याद करेंगे। तीनों क्षेत्रों को याद करेंगे तो सबसे पहले देखिए कुरुक्षेत्र को याद करते हैं। तो कुरुक्षेत्र में आपके सामने कौन से जिले का भाग होगा, तो याद रखोगे उत्तरी अलवर का भाग शामिल होगा, यानी उत्तरी अलवर का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में देखिए कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, कुरुक्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर अलवर जिले को हमने मेवात सालम में भी ले लिया, अर्जुनाइन क्षेत्र में भी ले लिया, राठ क्षेत्र में भी ले लिया, कुरुक्षेत्र में भी आ रहा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बात पहले ही बता दी थी कि ये टॉपिक थोड़ा सा इजी नहीं है, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक रहेगा क्योंकि एक जिला है वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो जैसे क्षेत्र पूछे उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको जिले है वो बताने, और अगर जिले में भी कोई क्षेत्र आ रहा तो उस क्षेत्र को आपको बताना होगा। तो यहाँ से कुरुक्षेत्र में पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले का भाग है वो शामिल था या कौन सा क्षेत्र आता था, तो केवल आपको बताना उत्तरी अलवर जिले का भाग है। ये प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। और उसी कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी क्या हुआ करती थी, तो यहाँ से आपको याद रखना है इंद्रप्रस्थ, यानी इनकी राजधानी वो क्या हुआ करती थी, तो याद रखेंगे इनकी राजधानी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और ये इंद्रप्रस्थ है वो कहाँ का भाग था, तो याद रखोगे दिल्ली का भाग था। यानी कुरुक्षेत्र है जिसमें उत्तरी अलवर जिले का भाग आता था और इनकी जो राजधानी हुआ करते थे वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली हुआ करती थी। उसके बाद में देखिए सूरसेन क्षेत्र की बात करें तो सूरसेन क्षेत्र में कौन से जिले का भाग आता था, तो इधर तो आपके सामने देखिए पूर्वी अलवर जिले का भाग, यानी इधर तो कौन से जिले का भाग होगा, पूर्वी अलवर। देखिए उत्तरी अलवर वो कुरुक्षेत्र में आ गया और पूर्वी अलवर जिले का भाग वो सूरसेन क्षेत्र में आ गया। तो अलवर जिला शामिल होगा, पूर्वी अलवर का भाग है। उसके बाद में भरतपुर जिला है ये शामिल होगा, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में देखिए धौलपुर और धौलपुर के बाद में जिला कौन सा आ जाएगा, करौली। तो अलवर पूर्वी अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, यानी राजस्थान में ये 4 जिलों का क्रम एक साथ लेना। यहाँ से अलवर, यहाँ से भरतपुर, यहाँ से धौलपुर और यहाँ से करौली। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में सूरसेन क्षेत्र के नाम से पढ़ा जाता था, लेकिन इसमें अलवर का कौन सा भाग शामिल था, पूर्वी भाग। और इसी सूरसेन क्षेत्र की बात करें तो सूरसेन क्षेत्र की देखिए जब राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी देखिए क्या हुआ करती थी, तो याद रखेंगे मथुरा, यानी इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा। और ये मथुरा कहाँ पर है, तो याद रखोगे यूपी में।
तो सुरसेन क्षेत्र की राजधानी है वो मथुरा थी, और मथुरा कहाँ का भाग था, यूपी का भाग था। अब यहाँ से देखिए आपके सामने जब मत्स्य जनपद की बात आती है, तो मत्स्य जनपद में देखिए कौन सा क्षेत्र का भाग था, तो यहाँ से आपके सामने देखिए ये तो जयपुर जिले का भाग शामिल था। इधर से आपके सामने देखिए ये अलवर का भाग और इधर से भरतपुर का भाग। लेकिन जब अलवर की बात करें तो अलवर का देखिए यहाँ से अगर दक्षिणी पश्चिमी भाग देखा जाए, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी अलवर का भाग है वो आ जाएगा, उसके बाद में भरतपुर जिले का भाग है और उसके बाद में जयपुर जिले का भाग है। तो यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता, तो याद रखोगे ये मत्स्य जनपद के नाम से पुकारा जाता था। और इस मत्स्य जनपद की अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी देखिए क्या हुआ करते थे, मत्स्य जनपद की राजधानी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी वो विराट नगर हुआ करती थी, विराट नगर। यानी विराट नगर की बात करें तो विराट नगर है ये कहाँ का भाग था, तो याद रखेंगे ये जयपुर जिले का भाग था। और इसी विराट नगर जयपुर जो आपके सामने मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अब आपको एक चीज मेरी याद रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना होगा कि जब मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे, मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपको विराटनगर जयपुर बतानी है। मत्स्य जनपद में आपका जयपुर पर दक्षिणी पश्चिमी अलवर और भरतपुर जिले का भाग शामिल था। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि मत्स्य संघ, यानी मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तो ये चीज आपको बतानी है और यह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। यानी कमेंट लिख करके बताना, कमेंट करना कि मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ की राजधानी क्या हुआ करती थी या मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। और यहाँ पर आपको मैंने ये चीज बता दी कि मत्स्य जनपद की राजधानी है वो विराटनगर जयपुर है। यानी यहाँ पर मत्स्य जनपद लिखा है और यहाँ पर मत्स्य संघ लिखा है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी मैंने बताई विराटनगर जयपुर। और आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि मत्स्य संघ की राजधानी है वो क्या थी, मत्स्य संघ की राजधानी है वो क्या थी। आपके लिए ऑप्शन है, इनके लिए ऑप्शन है मत्स्य संघ की राजधानी के लिए आपके सामने ए ऑप्शन में है अलवर, उसके बाद में बी ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको भरतपुर, भरतपुर, और उसके बाद में सी ऑप्शन में मिलेगा आपको धौलपुर, और उसके बाद में डी ऑप्शन में मिलेगा आपको करौली। इन चारों में से आपको इसका राइट आंसर बताना कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। और इनके ऑप्शन आपके सामने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो कमेंट में आप इनका आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्षेत्र याद हो गया, कुरुक्षेत्र, सुरसेन क्षेत्र और मत्स्य जनपद। उसके बाद में देखिए आगे क्षेत्र की बात करें तो आगे यहाँ पर आपके सामने कौन सा क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर आप एक क्षेत्र याद रखोगे, देखिए डुडाड़ क्षेत्र। यानी यहाँ से डुडाड़ क्षेत्र की बात करें तो डुडाड़ क्षेत्र में देखिए आपके सामने कौन से जिले का भाग है वो आता था। तो यहाँ पर आपको जैसे डुडाड़ क्षेत्र का नाम मिले तो डुडाड़ क्षेत्र में आपके सामने देखिए कौन से जिले का भाग होगा, तो डुडाड़ क्षेत्र में जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र कहलाता था, तो आप याद रखोगे ये डुडाड़ क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। तो जयपुर तक अपन पहुंच चुके हैं। उसके बाद में देखिए अगले क्षेत्र को याद करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने एक क्षेत्र आएगा, आपके सामने कौन सा, तो याद रखोगे यहाँ से शेखावाटी। इस क्षेत्र के बारे में मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को पता होगा कि शेखावाटी क्षेत्र है। इस शेखावाटी क्षेत्र में देखिए कौन से जिले का भाग होगा, तो यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल होगा, यहाँ से देखिए आपके सामने ये सीकर जिले का भाग शामिल है। सीकर से ऊपर देखिए यहाँ पर आपके सामने झुंझुनू जिले का भाग शामिल है। और यहाँ से आपके सामने कौन से जिले का भाग शामिल है, चूरू का। तो यहाँ से चूरू जिला है, यहाँ से झुंझुनू है और यहाँ से सीकर जिला।
तो चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में ये शेखावाटी क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। और इस शेखावाटी क्षेत्र के बाद में आपको यहाँ से एक क्षेत्र और याद रखना है। देखिए यहाँ से आपके सामने एक क्षेत्र आएगा जिसका नाम है बागड़ क्षेत्र। देखिए बागड़ क्षेत्र, इससे पहले मैंने यहाँ पर आपको बागड़ क्षेत्र बताया था और यहाँ पर आपके सामने क्षेत्र होगा बांगड़ क्षेत्र। यानी बागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र जिसमें मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले का भाग बताया था। यानी यहाँ से मैंने आपको क्षेत्र बताया था बागड़ या वागड़ क्षेत्र। ये बागड़ क्षेत्र या वागड़ क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले का भाग शामिल था। और यहाँ से आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र। तो बांगड़ क्षेत्र में आपका देखिए झुंझुनू जिले का भाग शामिल होगा, यहाँ से सीकर जिले का भाग शामिल होगा और यहाँ से आपके सामने नागौर जिले का भाग शामिल होगा और यहाँ से आपके सामने पाली जिले का भाग शामिल होगा। तो यहाँ से देखिए झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली जिले का भाग है। ये भाग प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था, तो याद रखेंगे बांगड़ क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बांगड़ का जो धनी है, बांगड़ का जो धनी है, ये बांगड़ का धनी किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे बांगड़ का धनी है वो शक्कर वाले बाबा। ये जो शक्कर वाले बाबा है, इस शक्कर वाले बाबा को यानी बांगड़ का धनी कहा जाता है। यानी जो नरड़ का पीर है, इस नरड़ के पीर को शक्कर वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता, इसी को बांगड़ का धनी के नाम से पुकारा जाता। तो यहाँ तक देखिए अपन पहुंच चुके हैं झुंझुनू, सीकर और नागौर, पाली जिले का भाग है जो बांगड़ क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता था। यहाँ से मैंने आपको योद्धे क्षेत्र से बताना शुरू किया था कि योद्धे क्षेत्र में कौन सा भाग है, थली क्षेत्र में कौन सा भाग है, उसके बाद में आपका जंगल प्रदेश में कौन सा भाग है, सपादला क्षेत्र में कौन सा भाग है, डुंगल क्षेत्र में कौन सा भाग है, मांड क्षेत्र में कौन सा भाग है, गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सा भाग है, भोमट क्षेत्र में कौन सा भाग है। भोमट के बाद में मैंने आपको बताया मेवल क्षेत्र के बारे में, अर्बुद क्षेत्र के बारे में, मेवल के बाद में मैंने वागड़ क्षेत्र के बारे में बताया था और वागड़ के बाद में मैंने मालव क्षेत्र के बारे में बताया। मालव क्षेत्र के बाद में आड़ोती क्षेत्र, आड़ोती क्षेत्र के बाद में आपका कौन सा क्षेत्र आ गया है यहाँ पर, डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र के बाद में मैंने यहाँ से आपको राठ क्षेत्र बताया था, मेवात सालव क्षेत्र बताया था, मैंने यहाँ पर अर्जुनाइन क्षेत्र बताया था, इसके साथ कुरु क्षेत्र है, सोरसेन क्षेत्र है, मत्स्य जनपद। इन सारे क्षेत्रों को आप बागड़ क्षेत्र को, इन सारे के सारे क्षेत्रों को यहाँ से क्रम से चलेंगे, एक एक जिले के हिसाब से आप इनको क्रम से याद करोगे तो एक एक सारे के सारे क्षेत्र आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में आगे के जितने भी क्षेत्र होंगे वो सारे के सारे क्षेत्र आपको अगले वीडियो में आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। इतने समय में आप इन सारे के सारे क्षेत्रों को याद करोगे। ठीक है।